वीरगांव में कमला और दुर्गा नाम की दो बहनें रहा करती थीं। दुर्गा उम्र में बड़ी थी और उसका स्वभाव कठोर था, जबकि कमला एक विधवा थी जो वर्षों से उसी के घर में शरण लिए हुए थी। दुर्गा सो रही कमला को गुस्से से उठाती हुई बोली, उठ जा महारानी, 50 साल की हो गई, लेकिन तेरे नखरे अब भी राजकुमारी जैसे हैं। सूरज सर पे चढ़ाया और तू अभी भी खर्राटे मार रही है। कमला तुरंत उठ गई। क्षमा करना दीदी, कुछ देर पहले ही आंख लगी थी, रात भर सोई नहीं थी मैं। दुर्गा का पति क्रोध में भरकर घर में दाखिल हुआ। ए दुर्गा, तुम जानती हो ना कि इस समय जंगली जानवर खेत में कितना परेशान कर रहे हैं। पूरा खेत चर रहे हैं। सब किसान सुबह निकल जाते हैं अपने खेत के लिए। अब मैं हूं कि बिना खाए नहीं जाता हूं, तो बताओ फिर अभी तक खाना काहे नहीं बना है? जल्दी से उठ, गर्मा गर्म रोटियां और सब्जी बना, मेरा बेटा नंदू भी उठने वाला होगा। कमला चुपचाप रसोई में चली गई और बिना कुछ बोले रोटियां और सब्जी बनाने लगी। कुछ ही देर में उसने थाली में गरम खाना परोसकर नंदू और गंगाराम के सामने रख दिया। अरे माँ, कितनी बार कहा है कि आप खाना बनाया करो। लो, फिर से नमक तेज है। हर बार मौसी ही क्यों बनाती हैं? तेरा सत्यानाश जाए, कर्म चली। सुबह सुबह मेरे बेटे का मन खराब कर देती है। 50 की हो गई, लेकिन खाना बनाना नहीं आया। माँ, तुम इसे कब तक अपने घर में रखोगी? बताओ भला। अरे, अब इसका पति मर गया तो हम क्या कर सकते हैं? 30 सालों से हम पर बोझ बन के बैठी है। मेरी ही अकल मारी गई थी। माता पिता तो स्वर्ग से धार गए, लेकिन इस बोझ को मेरे सिर पर छोड़ गए। तरस खाकर इसे ले आई थी कि समाज विधवा को ताने ना मारे, पर यह तो हर रोज कुछ ना कुछ उल्टा ही करती है। नंदू और गंगाराम गुस्से में वहां से चले गए। अब सुकून मिल गया तुझे? मेरे पति और बेटे को नाराज कर दिया तूने। अब खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही है? चल जल्दी, तुझे झाड़ू लगाना है, बर्तन धोने हैं, गाय को चारा डालना है, दूध निकालना है, चारा काटना है और फिर दोपहर का खाना भी बनाना है। कमला आंसुओं में डूबी चुपचाप सारी जिम्मेदारियां निभाने लगी। दोपहर तक जब वो थाली में खाना परोसकर खाने ही वाली थी। तुझे पता है, जब तक मेरे पति और बेटा खाना नहीं खा लेते मैं नहीं खाती, और जब तक मैं नहीं खाऊंगी तू भी नहीं खाएगी। फिर भी बैठ गई खाने के लिए। रात भर सोई नहीं थी मैं दीदी, सुबह से काम कर रही हूँ। अब बूढ़ा शरीर है, भूख लग रही थी। जैसे जैसे तू बूढ़ी हो रही है, तेरी जुबान लंबी होती जा रही है। जा, आज खाना नहीं मिलेगा तुझे। आप मेरी सगी बहन हैं दीदी। क्या एक सगी बहन अपनी विधवा बहन से ऐसा व्यवहार करती है? हाँ, क्योंकि जब माता पिता जिंदा थे उन्होंने तुझसे ज्यादा प्यार किया। मैं बड़ी थी, फिर भी मुझे वो ममता नहीं मिली। अगर आपको ऐसा लगता भी है तो मुझसे बदला क्यों ले रही हैं? अच्छा, तो तुझे हमारे ताने बुरे लगते हैं? फिर यहाँ क्यों बैठी है? जा, जंगल में अपना बसेरा बना। हमने तुझे जबरदस्ती थोड़ी रोका है। कमला आंखों में आंसू लिए घर के बाहर आकर बैठ गई। उसके कांपते कंधों और थके शरीर को देखकर भी किसी का दिल नहीं पसीजा। तभी चौधरी शिवनाथ का पुत्र सुरेश वहां आ पहुंचा। सुरेश के हाथ में भोजन की थाली थी। वह धीरे धीरे कमला के पास गया और थाली उसके सामने रख दी। ये लीजिए, इसे खा लीजिए। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ आज भी आपकी बड़ी बहन ने आपको भोजन नहीं दिया होगा, और आप हैं एक नंबर की खुद्दार, तो आपकी खुद्दारी दूसरों के सामने आपको हाथ नहीं फैलाने देती। इसीलिए तो मैं आपके लिए लेकर आया हूं ना। लीजिए। हे ईश्वर, क्या मेरा सारा जीवन अपमान ही सहते बीतेगा? तुम रोज मेरे लिए क्यों परेशान होते हो? मैं इसे नहीं खा सकती। अगर मेरी बड़ी बहन ने देख लिया तो वो बहुत नाराज होगी। अगर आप नहीं खाएंगी ना तो मैं भी भोजन नहीं करूंगा। फिर मजबूरी में कमला ने थाली से निवाला उठाया। वो सुबह से भूखी थी। थाली देखते ही उसके भीतर की भूख जाग गई। तभी वहां दुर्गा आ गई। जब देखो रोज थाली लेकर चला आता है। मुखिया का बेटा है इसलिए कुछ नहीं कहती। कोई और होता तो अब तक धक्के देकर बाहर निकाल देती। बकवास तो बिल्कुल मत कीजिए आप। मैं सब कुछ जानता हूँ कि आप कैसे अपनी छोटी बहन पर अत्याचार करती हो। अरे
बेचारी बूढ़ी हो चुकी है। तू होता कौन है मेरे घर के मामले में दखल देने वाला? आज तो मैं तेरी शिकायत चौधरी साहब से जरूर करूंगी। अरे, तुम्हारा बेटा नंदू जवान हो चुका है, उसके लिए अच्छी सी कन्या ढूंढो, उसका ब्याह करो, वो घर का काम करेगी, ना कि बूढ़ों से काम कराओगे। सुरेश चुपचाप वहां से चला गया। उधर चौधरी शिवनाथ खेत की ओर जा रहे थे कि रास्ते में दुर्गा उनसे मिलने जा पहुंची। मैं तुम्हारे ही घर जा रही थी मुखिया जी। क्या हुआ दुर्गा, इतने गुस्से में क्यों हो? अपने बेटे को समझाइए। रोज रोज मेरे घर चला आता है थाली लेकर, मेरी बहन को खाना खिलाता है जैसे मैं उसे खिलाती ही नहीं। अब तो मेरे घर के मामलों में दखल देने लगा है। मैं अब तक तुम्हारा लिहाज कर रही थी, लेकिन अब नहीं सहूंगी। कहकर दुर्गा चली गई। सुरेश, यह बताओ तुम रोज कमला से क्यों मिलने जाते हो? पिताजी देखिए, मैं जानता हूं कि दुर्गा आपसे मेरी शिकायत करने आई होगी, लेकिन आप नहीं जानते पिताजी, वो कमला के साथ कैसा बर्ताव करती है। दिन भर उससे काम कराती है और भोजन भी नहीं देती है। बताइए भला। अरे बेटा, अगर ऐसा है भी तो ये उनके घर का मामला है ना, उनका आपसी मामला। मैं तुम्हें कितनी बार कह चुका हूँ कि अब तुम 30 बरस के हो चुके हो, विवाह कर लो तो तुम्हारा ध्यान वहां से हटेगा। क्या यह इंसानियत है? पिताजी देखिए, मैं किसी पर अत्याचार होते हुए नहीं देख सकता। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कमला को देखकर दुख नहीं लगता, बुरा नहीं लगता? अरे खासकर उस राज को जानकर जिसे केवल मैं जानता हूँ। राज? कौन सा राज पिताजी? बेटा, जब कमला 20 वर्ष की थी ना, तभी उसके पति का देहांत हो गया था। लेकिन यह कोई सामान्य मृत्यु नहीं थी, उसकी हत्या हुई थी। हत्या? क्या? हाँ, और वह हत्या किसी और ने नहीं बल्कि दुर्गा और उसके पति गंगाराम ने की थी। क्या बात कर रहे हैं पिताजी? आपको कैसे पता? दरअसल बेटा, बात उस दिन की है। मतलब कमला के पति की मृत्यु के कुछ दिन बाद ही एक रात मैंने गंगाराम और दुर्गा को धीरे धीरे बात करते सुना। दुर्गा कह रही थी, अच्छा हुआ किसी को शक नहीं हुआ कि हमने उसे जहर दे दिया। और उसके बाद गंगाराम ने बोला, अब कमला हमारे पास रहेगी, उसके पति के सारे आभूषण भी हमारे हो जाएंगे। और हुआ भी वही। कमला के माता पिता पहले ही गुजर चुके थे, उसका कोई भी नहीं था, कोई सहारा नहीं था। गांव वालों ने उसे ताने देना शुरू कर दिया। वह अपने पति के सारे गहनों के साथ दुर्गा के घर पर आ गई। पहले तो दुर्गा ने प्रेम से रखा, लेकिन फिर बाद में उसने अपना असली रंग दिखा दिया। चौधरी ने एक लंबी सांस ली और सुरेश की ओर देखा। चौधरी उठकर बाहर चला गया। अगले दिन सुरेश फिर से कमला से मिलने जा पहुंचा। उसके मन में अब कोई संशय नहीं बचा था। उसे लगा कि यह अन्याय अब और नहीं सहा जा सकता। देखिए, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। मैंने जो देखा और सुना वो मैं आपसे छुपा नहीं सकता। क्या हुआ सुरेश, तुम इतने व्याकुल क्यों हो? दरअसल आपके पति की मौत वो एक हादसा नहीं थी, वो एक साजिश थी। वो साजिश आपकी अपनी बड़ी बहन दुर्गा और उनके पति गंगाराम ने रची थी। साजिश? और वह साजिश मेरी अपनी बड़ी बहन दुर्गा और उनके पति गंगाराम ने रची थी? ये क्या कह रहे हो तुम? दुर्गा दीदी? नहीं सुरेश, ये कैसे हो सकता है? वो मेरी बड़ी बहन है, मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा। सुरेश अपने पिता की जुबान से सुना हुआ सारा घटनाक्रम कमला को बताते हुए बोलता है, यही सच है। मुझे विश्वास है कि आपको महाराज रणवीर सिंह से न्याय मांगना चाहिए। न्याय? सुरेश, यह घटना तो 30 साल पुरानी हो गई। क्या महाराज मेरी बात पर विश्वास करेंगे अब? अब अगर आप मेरे साथ चलेंगी तो मैं उन्हें सब कुछ समझाऊंगा। मेरे पिता मुखिया जी भी आपकी बात की गवाही देंगे। सुरेश कमला को साथ लेकर राजमहल जा पहुंचता है, जहां राजा रणवीर सिंह दरबार में विराजमान है। महाराज की जय हो। महाराज,
मैं आपके चरणों में एक निवेदन करना चाहता हूँ। इस बूढ़ी कमला के साथ 30 वर्षों से दुर्गा और उनके पति गंगाराम ने अन्याय किया है। उन्होंने ही कमला के पति को विष देकर मार डाला और उनके सारे आभूषण भी हड़प लिए। सुरेश, तुम जो भी कह रहे हो वह एक गंभीर आरोप है। न्याय देने से पहले हमें दूसरे पक्ष को भी सुनना होगा। हम तुम्हारे पिता चौधरी शिवनाथ को बुलवाएंगे और दुर्गा गंगाराम को भी। कुछ ही देर में चौधरी शिवनाथ, दुर्गा और गंगाराम दरबार में खड़े होते हैं। महाराज, महाराज, ये झूठ है। 30 साल पुरानी बात को आज क्यों उछाला जा रहा है? अगर ऐसा कुछ था तो मुखिया जी ने उस वक्त दरबार में आकर क्यों नहीं बताया? बताइए चौधरी शिवनाथ। 30 वर्ष पूर्व मैं खेत की ओर जा रहा था जब मैंने दुर्गा और गंगाराम की बातचीत सुनी। उन्होंने आपस में जहर देने की योजना पर बात की थी और मैंने अपने कानों से सुना था। महाराज, महाराज, ये झूठ है। 30 साल पुरानी बात को आज क्यों उछाला जा रहा है? अगर ऐसा कुछ था तो चौधरी साहब ने उस वक्त दरबार में आकर क्यों नहीं बताया? महाराज, मैंने सच कहने का मन बनाया था, पर फिर मैं कुछ सोचकर चुप रह गया। मगर महाराज, मैंने जो सुना था वो आज भी मेरे जहन में जिंदा है। महाराज, अब मुझे याद आ रहा है, जिस दिन मेरे पति की मृत्यु हुई थी उस दिन दुर्गा और गंगाराम मुझसे मिलने आए थे। उनके जाने के कुछ देर बाद ही मैंने अपने पति को भोजन परोसा था। भोजन खाने के कुछ ही पलों में उनकी मृत्यु हो गई थी। यह बहुत ही गंभीर आरोप है, लेकिन कोई ठोस प्रमाण नहीं है। और जब तक सबूत प्रस्तुत नहीं किए जाते हम सजा नहीं दे सकते। सबूत लाओ, तब हम उचित निर्णय करेंगे। दरबार समाप्त हुआ, जाओ। चौधरी सुरेश को लेकर घर लौट गया। कमला अकेली अपने घर आ गई, लेकिन वहां एक और तूफान उसका इंतजार कर रहा था। माँ, तुम इसे कब तक अपने घर में रखोगी? बताओ भला। अरे, ये कोई वौसी नहीं है। मौसी के नाम पे कलंक है। ये कलंक कैसे सह रही हो तुम इसको? मैं तो कहता हूँ धक्के मार के बाहर निकालो इसको। दुर्गा और गंगाराम ने मिलकर कमला को घर से धक्के देकर बाहर निकाल दिया। हाँ बेटा, देख लिया ना, दुर्गा ने अपनी बहन को घर से निकाल दिया। मैं कहता हूँ भूल से भी उस कमला को अपने घर में मत लाना, नहीं तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा। समझ गए? सुरेश मजबूर था। कमला अब अकेली हो गई थी। उसने गांव के हर व्यक्ति से मदद मांगी, लेकिन कोई आगे नहीं आया। हारकर कमला जंगल की ओर निकल पड़ी। जंगल में वह फूट फूट कर रो रही थी। तभी एक आवाज उसके कानों में पड़ी। बेटी, क्या हो गया? रो क्यों रही हो? महाराज, मेरा जीवन बर्बाद हो गया। 30 वर्षों तक मैंने यही सोचा कि मेरे पति मुझे छोड़कर चले गए, लेकिन अब मुझे पता चला है कि मेरी सगी बहन ने ही उन्हें मार डाला। क्या मेरा बीता हुआ समय फिर से लौट सकता है? हाँ, बिल्कुल लौट सकता है। मैं कोई साधारण साधु नहीं हूँ बेटी, मैं चमत्कारिक शक्ति वाला साधु हूँ। सुनो, तुम जिस स्थान पर खड़ी हो वहां से आगे बढ़ती जाओ। चलते रहना जब तक कि तुम थक कर चूर ना हो जाओ। उसके बाद जंगल के चारों ओर मैना पक्षी को आवाज देना और कहना, मुझे नदी किनारे बैठने वाले साधु महाराज ने भेजा है। कैसे? फिर क्या होगा? वो मैना पक्षी तुम्हारे सामने प्रकट होगी। वो तुम्हें एक जादुई सेब का पता बताएगी। उस फल को खाने के बाद तुम फिर से जवान हो जाओगी। वो पक्षी तुम्हारा आजीवन मित्र बन जाएगी और तुम्हारे हर आदेश का पालन करेगी। लेकिन बेटी, याद रखना, वो फल तभी खा सकोगी जब मैना पक्षी और वो फल तुम्हारी सच्चाई पर यकीन कर ले। राजा रणवीर को मेरी बात पर विश्वास नहीं हुआ। अगर मेरे आंसू सच्चे हैं तो क्या सच को कोई पहचान सकेगा? अगर तुम्हारी आंखों से बहने वाले आंसू सच्चे होंगे तो फिर विश्वास करो बेटी, वो मैना पक्षी और जादुई फल तुम्हारी सच्चाई पर विश्वास करेंगे। इतना कहकर साधु अंतर्ध्यान हो गया और कमला आगे बढ़ने लगी अपने सत्य की खोज में। कमला साधु के बताए स्थान की ओर लगातार बढ़ती रही। कई कोस पैदल चलने के बाद उसके पांव जवाब देने लगे।
थककर वह एक चट्टान के पास गिर पड़ी और आसमान की ओर देखते हुए बोली, हे रंग बिरंगी मैना, मुझे साधु महाराज ने तुम्हारे पास भेजा है। अगले ही पल हवा में रंग बिरंगी रोशनी फैल गई और एक मोहक मैना पक्षी प्रकट हो गई। वह कमला की ओर देखकर इंसानी आवाज में बोली, तूने मुझे क्यों बुलाया है नारी? मुझे उस जादुई सेब का पता बता दो जिससे मैं अपना समय वापस पा सकूं। मैना पक्षी थोड़ी देर तक उसे घूरती रही, फिर हंसते हुए बोली, मूर्ख स्त्री, यह फल पाना इतना आसान नहीं है। तुझे सच की परीक्षा देनी होगी। तेरे जीवन का सारा कारण मुझे बताना होगा। और ध्यान रहे, अगर तेरे कारण में जरा भी छल निकला या तेरे दिल में एक बूंद भी कपट हुआ तो तू उसी क्षण राख हो जाएगी। मुझे मंजूर है। अगले ही पल मैना की आंखों से रंग बिरंगी किरणें निकलने लगी और कमला की आंखों के सामने सब कुछ बदल गया। उसने खुद को एक सुंदर वृक्ष के सामने पाया। वृक्ष की सबसे ऊंची डाल पर एक चमकता हुआ सेब झूल रहा था। तभी वो सेब खुद ही इंसानी आवाज में बोल उठा, तुम मुझे क्यों पाना चाहती हो? कमला गहरी सांस लेकर अपनी पूरी कहानी उस फल को सुनाने लगी। अपने पति की हत्या, अपने रिश्तों का धोखा और अपने टूटे हुए जीवन की पीड़ा। यह कहते कहते वह रोने लगी। एक आंसू उसकी आंखों से गिरकर धरती पर टपका और उसी जगह पर एक छोटा सा पौधा उगाया। तेरा आंसू सच्चा था। अगर उसमें एक भी झूठ की बूंद होती तो यह पौधा कभी ना उगता। अब तू मुझे तोड़ सकती है। वो फल तोड़ा और उसे खा लिया। अगले ही पल रंग बिरंगी किरणों के बीच उसका शरीर बदलने लगा। उसकी झुर्रियां गायब हो गईं, बाल चमकने लगे और वह एक सुंदर युवती में बदल गई। कमला अब दोबारा 20 वर्ष की हो चुकी थी। अब जब तक तू जीवित रहेगी मैं तेरी मित्र रहूंगी और तू लगभग 100 वर्षों तक जीवित रहे। हे भगवान, क्या ये सपना है? मैं फिर से जवान हो गई तो फिर मुझे राजमहल पहुंचा दो। राजा रणवीर ने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया था। चिंता मत कर, अब राजा रणवीर को तेरी बात पर विश्वास करना ही होगा। मैना की आंखों से फिर किरणें निकलकर कमला के चारों ओर घूमने लगी। अगले ही पल कमला और मैना दोनों वहां से गायब हो गए। कुछ ही पलों में कमला और मैना सीधे राज दरबार में प्रकट हो जाते हैं। कौन हो तुम और इस तरह से राज दरबार में कैसे प्रकट हुई? महाराज, मैं वही बूढ़ी स्त्री हूँ जिसकी बात पर आपने विश्वास नहीं किया था। क्या बात कर रही हो? ऐसा मतलब ऐसा कैसे संभव है? मैंने ये जादुई फल खाया है जो केवल एक सच्चे हृदय को ही प्राप्त होता है। मैं अब दोबारा जवान हो चुकी हूँ और यह मेरी सखी है जादुई मैना पक्षी। मैना की आंखों से एक बार फिर किरणें निकलने लगी और राजा रणवीर की आंखों के सामने एक अदृश्य चित्रपट चलने लगा। 30 वर्ष पुरानी घटनाएं उसमें दिखाई देने लगी। राजा रणवीर ने अपनी आंखों से देखा कि किस तरह दुर्गा और गंगाराम ने कमला के पति के खाने में जहर मिलाया था। जाओ, दुर्गा और गंगाराम को तुरंत पकड़कर घसीटते हुए दरबार में लेकर आओ। जाओ। कुछ ही देर में सैनिक गंगाराम, दुर्गा और उनके बेटे नंदू को राजमहल में घसीटते हुए ले आते हैं। महाराज, मैं गंगाराम और दुर्गा को ला ही रहा था, लेकिन इनका पुत्र नंदू बदतमीजी करने लगा, इसीलिए मैं उसे भी घसीटता हुआ ले आया। गंगाराम और दुर्गा, तुम दोनों कान खोलकर सुन लो। झूठ बोलने का तो प्रयास भी मत करना। मुझे तुम्हारी सारी सच्चाई पता चल चुकी है। तुम दोनों ने ही कमला के पति को जहर देकर मारा था। महाराज, यह झूठ है। जिस दिन से कमला ने मेरे ऊपर झूठा आरोप लगाया उसी दिन से वो घर नहीं आई। तुम्हारे बगल में जो युवती खड़ी है वही कमला है। ये कैसे हो सकता है? तुम जवान? तुम दोबारा जवान कैसे हो सकती हो? ये तो चमत्कार है, लेकिन ये चमत्कार किसी के लिए नहीं होता, केवल सच्चे हृदय वालों के लिए होता है। मैंने महाराज को सारा सच दिखा दिया है। मैं एक जादुई मैना पक्षी हूँ। दुर्गा और गंगाराम की आंखों से आंसू बहने लगे। वे राजा से माफी मांगने लगे। महाराज, हमें क्षमा कर दीजिए। हम अपनी गलती स्वीकार करते हैं, लेकिन इसमें हमारे बेटे नंदू का कोई दोष नहीं है। कृपया उसे छोड़ दीजिए।
महाराज, यह सच है। नंदू की परवरिश जैसी हुई वो वैसा ही बन गया, उसमें उसका दोष नहीं है। नंदू को अब अपने किए पर पछतावा होने लगा। वह नजरें झुकाए खड़ा था। नंदू, अपने माता पिता को अंतिम बार देख लो जी भरकर। ये अब जीवन भर कारागार में रहेंगे। और ये बात याद रखना, अपने माता पिता जैसा बनने की कोशिश भी मत करना। तुम एक अच्छा इंसान बनो, समझ गए? नंदू फूट फूट कर रोने लगा और कमला से माफी मांगने लगा। मुझे माफ कर दीजिए मौसी। मैंने तुम्हें माफ किया बेटा। सुरेश। राजा रणवीर सिंह ने दुर्गा और गंगाराम को कारागार में डलवा दिया। कमला, मैना पक्षी और नंदू के साथ गांव लौटी। गांव के लोग चकित रह गए। पूरे गांव में आग की तरह खबर फैल गई कि कमला फिर से जवान हो गई है और उसकी बहन दुर्गा और बहनोई गंगाराम को कारागार में डाला गया है। कमला ने सारा घटनाक्रम सुरेश को विस्तार से बताया। सुरेश की आंखें नम हो गईं। कुछ ही देर में मुखिया शिवनाथ भी वहां पहुंचे। कमला, मैं यह कह रहा था कि क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। हाँ, मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। कुछ ही समय बाद कमला और सुरेश का विवाह गांव में धूमधाम से संपन्न हुआ। सारा गांव एकत्र हुआ और सभी ने नवदंपति को आशीर्वाद दिया। विवाह के कुछ वर्षों में कमला और सुरेश गांव के सबसे धनवान और सम्मानित व्यक्ति बन गए, क्योंकि कमला के पास थी उसकी सच्ची सखी जादुई मैना पक्षी। मैना पक्षी ने जीवन भर कमला का साथ निभाया और गांव में वर्षों तक उसकी कहानियां सुनाई जाती रही। एक ऐसी नारी की कहानी जो अपमान, दुख और अन्याय